नमस्कार, मैं मनीष मुरारी दिशा ऑनलाइन क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली शाम 4 बजे क्लास 12 के सोशल साइंस का क्लास करते हैं और क्लास क्लास 10th के सोशल साइंस का क्लास करते हैं, है ना। और क्लास 10th में अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 को हम लोग पूरी तरीक़ा से अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। इसके बाद आपको हम पिछले क्लास में, कल के क्लास में सोशल साइंस के जो इतिहास विषय है उसका चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपको हम करवा दिए थे, है ना। जो आपका पहला चैप्टर है इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको हम प्रैक्टिस करवा दिए थे, ठीक है। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि उसका उत्तर कैसे देना है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से आप सब लोग बताएंगे क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप सब लोग क्लास को एक बार लाइक करके और सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। विषय अपना इतिहास, और इतिहास में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पूरे थ्योरी को अच्छे से पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो आप इस क्लास को देख रहे हैं ड्रीम 450 बैच के माध्यम से। ड्रीम 450 बैच जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको, है ना, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है पूरे साल भर, मात्र 799 में, है ना। मात्र 799 में जो नए बच्चे हैं, आप ड्रीम 450 बैच से जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। 770087 94 53 ये आपका ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है ना। किसी प्रकार का जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करिएगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। सब्जेक्टिव में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न को समझने वाले हैं, है ना। देखिए, अब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है तो एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कल आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताए थे कि 80 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से 40 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, बनाना होता है। 80 में से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, बनाना होता है ना। पूरे सिलेबस को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से 80 में से 40 क्वेश्चन आराम से बन जाता है, ठीक है। उसी तरीका से अब हम लोग बात करते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन का। तो इतिहास विषय में जो आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है, इसमें सिर्फ हम लोग इतिहास विषय का बात कर रहे हैं, सिर्फ इतिहास विषय का। तो इतिहास विषय में आपका 6 लघु उत्तरीय क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमको बनाना पड़ता है। 6 क्वेश्चन आता है जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। 6 क्वेश्चन आता है जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। और चैप्टर 1 से अगर हम लोग बात कर ले, चैप्टर 1 से तो लगभग हर मतलब दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से लघु उत्तरीय में फिक्स रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय में आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे इतिहास में, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना पड़ता है ना। 3 क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, बनाना पड़ता है। और चैप्टर 1 से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। चैप्टर 1 जो आपका है, इससे एक कोई क्वेश्चन आपको हर साल क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। समझ गए। चलिए, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं और ये भी देखेंगे यहाँ पर। इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर हम लोग कराने वाले, इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बैंक का टोटल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बैंक का टोटल क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो, प्लस में आपके बुक में जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक का भी सब क्वेश्चन है और बुक का भी क्या है, सब क्वेश्चन है ना। और 2026 में इस साल जो एग्जाम हुआ है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक फर्स्ट शिफ्ट में और एक सेकेंड शिफ्ट में। तो इस चैप्टर के 2026 का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। 2026 के क्वेश्चन को भी आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है।
चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए हम लोग, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, लघुत्तरीय में, लघुत्तरीय क्वेश्चन में, है ना। ज्यादातर क्या होता है कि परिभाषा अगर बन रहा है तो उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर, है ना, हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं, चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद शब्द का क्या अर्थ होता है आपको हम बताए हैं क्लास में। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ है कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है ना। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति प्रेम की भावना, यही आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है ना। जैसे कि हम लोग भारत के हैं तो हम सब लोग कहते हैं ना कि हम लोग भारतीय हैं, और अगर कोई दूसरा देश से लड़ाई होता है तो उस समय देश के सभी लोग क्या होते हैं, एक रहते हैं, देश के सभी लोग एक रहते हैं। तो राष्ट्रवाद से, हाँ, राष्ट्रवाद से लोगों में एकता का भावना आता है, क्या आता है, एकता का भावना भी आता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग परिभाषा लिखना चाहें, दूसरा परिभाषा जो कि आपके बुक में दिया है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसा फीलिंग है, एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, है ना, जो किसी विशेष सामाजिक, भौगोलिक या सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। बोल रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है ना, जो क्या है, किसी भी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, मतलब किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। तो राष्ट्रवाद से क्या होता है, राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद से किसी देश के लोगों में क्या होता है, एकता का भावना भी आता है। राष्ट्रवाद से किसी देश के लोगों में एकता का भावना आता है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो कोई परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं, है ना। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, या राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किस विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र में या विशेष सामाजिक क्षेत्र में, है ना, रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। इसका कहने का मतलब है राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी भी देश में, कोई भी देश है तो उस देश में रहने वाले लोगों में एकता का भावना लाता है। जैसे हम लोग भारत के लोग हैं, तो अगर भारत के लोगों में राष्ट्रवाद आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भारत के लोग जो है क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग देखते भी हैं, जब कभी युद्ध आता है, जब कभी युद्ध होता है ना, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होता है, तो उस समय भारत के सभी लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, मतलब उनके मन में राष्ट्रवाद का भावना आ जाता है। या फिर क्रिकेट का मैच भी होता है, तब भी हम लोगों के मन में राष्ट्रवाद का भावना जो है आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेटरनिक युग क्या है। ये क्वेश्चन आपका 2026 के एग्जाम में पूछा गया है ना, ठीक है। 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है इसी साल, है ना। 2026 में यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग था। ये क्वेश्चन तो मेरे नोट्स में ही था पहले से ही, और ये क्वेश्चन को 2026 में पूछा गया था। हाँ, एग्जाम में जो पूछा गया उसमें क्या लिखा है कि मेटरनिक युग से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे हम क्या बताए थे कि मेटरनिक युग क्या है। तो इस तरीका से क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा शब्द का हेर फेर हो जाता है। जैसे कभी पूछ लिया मेटरनिक युग क्या है, यहाँ है, तो वहाँ एग्जाम में पूछा गया कि मेटरनिक युग से क्या तात्पर्य है। हो सकता है कि 2027 में पूछ ले मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। मेन अगर आपको कॉन्सेप्ट है कि मेटरनिक युग का मतलब अगर आप समझते हैं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2026 में ये क्वेश्चन आया है ना। मेटरनिक युग क्या है, हम लोग पढ़े थे मेटरनिक के बारे में कि मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या है, चांसलर था, है ना। और ये घोर प्रतिक्रियावादी था, ये घोर प्रतिक्रियावादी है। ये मेटरनिक जो है ये कैसा आदमी है, तो प्रतिक्रियावादी है, जो कोई सुधार होने देना नहीं चाहता है ना। मेटरनिक हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन के पतन के बाद 1815 से मेटरनिक युग का शुरुआत होता है, और 1815 से लेकर के और 1848 तक
1848 तक यूरोप के राजनीति में, है ना, मेटरनिक का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। 1815 से लेकर के 1848 तक जो है यूरोप के राजनीति में मेटरनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये जो चाहता था, है ना, ये जो चाहता था वही होता था पूरा यूरोप में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, हर जगह, है ना। तो इसीलिए जो है 1815 से लेकर के 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, मेटरनिक युग क्या है? तो 1815 से लेकर के और 1848 का जो काल है यही क्या कहलाएगा? मेटरनिक युग कहलाएगा। 1815 से लेकर के 1848 तक का काल को ही हम लोग मेटरनिक युग कहेंगे, है ना। क्यों कहेंगे? क्योंकि इस समय में 1815 से 1848 के बीच जो है मेटरनिक का यूरोप के राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, इसीलिए। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो याद रखना आपको कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 1815 से 1848 तक यूरोप के राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसीलिए, है ना, 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, अब इसी तरीका से हो सकता है कि अगला बार पूछ ले कि नेपोलियन युग क्या है ना। नेपोलियन युग क्या है? तो पता ही आप लोग को कि 1804 से 1815 के काल को हम लोग क्या कहेंगे? नेपोलियन युग कहेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़े आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, है ना। वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो हम लोग देखे थे वियना कांग्रेस के बारे में, वियना कांग्रेस बोले या वियना सम्मेलन बोले, है ना। तो आपको बताना है कि वियना कांग्रेस यानी वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसको आयोजित किया गया था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया, है ना। मेटरनिक के द्वारा इसका क्या किया गया? इसका जो है अध्यक्षता भी किया गया। और वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था को फिर से लागू करना, मतलब पुराना व्यवस्था को फिर से लागू करना, मतलब इसका उद्देश्य था मूल रूप से कि पुरातन व्यवस्था को लागू करना। पुरातन मतलब पुराना व्यवस्था को लागू करना, यानी कि राजतंत्र को फिर से लाना, लोकतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को क्या करना? राजतंत्र को फिर से स्थापित करना। ये राजतंत्र फिर से वापस लाना चाहता था, है ना। हम लोग देखे थे कि नेपोलियन आ गया था, तो नेपोलियन को हटा करके और फिर से राजतंत्र लाना चाह रहा था कौन? है ना, मेटरनिक। इसी के लिए जो है वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वियना में मीटिंग का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो वही बात आपको लिखना है कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है ना। वियना एक जगह है, वहां पर ये मीटिंग हुआ था, इसीलिए इसको उसी जगह के नाम पर इसको हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मेटरनिक थे, है ना। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को पुनः स्थापना करना, है ना। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना, मतलब गणतंत्र को खत्म करना, और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना, मतलब राजतंत्र को फिर से लाना, है ना। राजतंत्र को फिर से वापस लाना, यही जो है वियना कांग्रेस का क्या था? वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, है ना। समझ गए? चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो हमको थोड़ा सा वियना कांग्रेस के बारे में बता देना है कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। वियना कांग्रेस का अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा किया गया। और वियना कांग्रेस का उद्देश्य था क्या? गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को फिर से स्थापित करना। गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र को फिर से स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें बदलाव है ना। वियना कांग्रेस से ही संबंधित क्वेश्चन है। 2026 का क्वेश्चन बैंक आ गया है क्या?
देखो 2026 का क्वेश्चन, अगर आपके कोई आसपास में कोई भाई बहन, बड़े भाई बहन आप लोग के एग्जाम दिए होंगे तो उनसे क्वेश्चन आप मांग सकते हैं एक तो, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा 2026 का क्वेश्चन। वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, कि किस विषय में इस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, और आपको हम चैप्टर वाइज तो करवाते ही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको हम करवाते हुए चल रहे हैं, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपको हम करवाते हुए चल रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपका उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और 2026 का क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वियना संधि। वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे? कहीं लिख देगा वियना कांग्रेस, कहीं लिख देगा वियना संधि, कहीं लिख देगा वियना सम्मेलन, है ना। ठीक है, तो इसको देख करके घबराना नहीं, सब तो वही है। तो वियना संधि के द्वारा लाया गया मुख्य परिवर्तन क्या था? अब वियना संधि जो है 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, और इस संधि में क्या क्या परिवर्तन किया गया, इस संधि में क्या क्या निर्णय लिया गया? तो इस संधि में क्या क्या निर्णय लिया गया? पहला निर्णय लिया गया कि फ्रांस जो है, फ्रांस जो है ना, वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर फिर से राजतंत्र स्थापित किया जाएगा। फ्रांस में फिर से राजतंत्र का स्थापना किया जाएगा। और पहले से जो लुई 16वां था, है ना, उसी का जो उसी के वंश का लुई 18वां को फिर से राजा बनाया गया। ठीक है, फ्रांस में। उसके बाद क्या किया गया, इटली को कई राज्य में विभाजित कर दिया गया, इटली को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया। और जर्मनी भी टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया गया। जर्मनी में भी बोला गया ये टुकड़ा टुकड़ा में ही बटा हुआ रहेगा, है ना। तो ये तीनों फैसला लिया गया था कहाँ, वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि वियना संधि के द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला परिवर्तन कि फ्रांस में बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना कर, फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापना कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया, है ना। वियना सम्मेलन के द्वारा क्या किया गया फ्रांस में, तो फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापित किया गया। जो बुर्बो वंश जिसका लुई 16वां राजा था और उसका शासन समाप्त हो गया था 1789 के क्रांति के बाद, उसको फिर से राजा बना दिया गया। उसी के वंश के लुई 18वां को फिर से राजा बना दिया गया, है ना। उसके बाद क्या किया गया, इटली में क्या किया मेटरनिक, तो इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली को क्या कर दिया, कई राज्यों में विभाजित कर दिया, मतलब इटली को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, है ना। उसके बाद जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। जर्मनी भी 39 भागों में बटा रहा, जिस पर किसका अधिकार था, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, तो वियना संधि के द्वारा क्या क्या किया गया, क्या क्या परिवर्तन किया गया, आपको समझ में आ गया कि वियना संधि के द्वारा फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश का शासन को स्थापित किया गया, इटली को कई भागों में विभाजित कर दिया गया, जर्मनी भी जो है 39 रियासत में बटा रहा और उस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। ठीक है, चले हम लोग कमेंट बॉक्स में फालतू कमेंट अभी नहीं लिखना है, जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को लिखिए, उसी से रिलेटेड बात को लिखिए, है ना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो अंत में आप कुछ पूछ सकते हैं, अभी फालतू कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट हम देखेंगे नहीं। चलिए, नेक्स्ट आपका है, अभी हमारा ध्यान कहाँ है, समझाने पर, है ना, कमेंट देखने पर नहीं है। तो आप भी समझने पर ध्यान दीजिए, फालतू में जो है ना, कमेंट बाजी करने पर ध्यान मत दीजिए। तो वियना कांग्रेस का 2 उपलब्धि बताइए। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धि बताइए। अब वियना कांग्रेस जो कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, है ना, तो इसका कोई 2 उपलब्धि बताइए। 2 उपलब्धि मतलब इसमें क्या क्या हुआ। तो एक तो हम लोग जाने इसमें क्या हुआ था, फ्रांस में फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया गया। इटली को क्या किया गया, इटली को कई गणराज्य में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। इटली को कई टुकड़ों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। बस यही 2 बात लिख देना है। ठीक है,
वियना कांग्रेस का 2 उपलब्धि बताइए। तो एक तो है पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना, इस तरीका से लिख सकते हैं पॉइंट बना करके कि पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया के चांसलर, है ना, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने फ्रांस में बुर्बो वंश का पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को क्या कर दिया, फ्रांस का राजा बना दिया। मतलब पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित किया गया, है ना। यानी ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक थे वो क्या करते हैं कि फ्रांस में बुर्बो वंश को फिर से स्थापित करके और लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिए। उसके बाद इसमें और क्या किया गया, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। मेटरनिक 1789 के फ्रांस के क्रांति के दिन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। मेटरनिक जो था ये गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध करता था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता का भावना नहीं जगे, है ना। तो ये भी कोशिश जो है मेटरनिक के द्वारा किया गया कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। इटली और जर्मनी का एकीकरण मेटरनिक नहीं होने देना चाहता था, ठीक है। तो ये वियना कांग्रेस जो हुआ ये इसका 2 उपलब्धि हो गया, है ना। अपने मन से कोई 2 उपलब्धि लिख सकते हैं यहाँ पर, वो जो पीछे आपको हम बताए वो भी लिख सकते हैं कि वियना कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, तो फ्रांस में बुर्बो वंश का फिर से स्थापना कर दिया गया, लुई 18वां को फिर से राजा बना दिया गया, बुर्बो वंश के लुई 18वां को राजा बना दिया गया, है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इटली को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया, है ना। ये आपका है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, है ना। ये पूछ रहा है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया था। अब कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा ऐसा राजा था जो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, कौन सा ऐसा राजा था जो दोनों लोगों को साथ लेकर के चलना चाहता था, है ना। जो लोग सुधार करना चाहते थे उनको भी, और जो लोग सुधार नहीं करना चाहते थे उनको भी, दोनों लोगों को साथ लेकर के चलना चाहता था, है ना। वह कौन सा राजा था उसके बारे में आपको बताना है। तो कह रहा है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया था। तो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया, लुई फिलिप के द्वारा। फ्रांस का ये राजा था, फ्रांस का ये क्या है, शासक है, लुई फिलिप। इसी के द्वारा क्या किया गया है, इसी के द्वारा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया गया था। क्यों किया गया था, तो विरोधियों को भी खुश रखने के लिए, ताकि जो सुधार करना चाहते हैं वो भी खुश रहे और जो सुधार नहीं करना चाहते हैं वो भी खुश रहे, दोनों लोग खुश रहे। इसीलिए ये बीच का रास्ता अपनाया, है ना। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया, मतलब बीच का रास्ता अपनाया, है ना। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, ये एक उदारवादी शासक था, है ना। ये क्या था, एक उदारवादी शासक था जो चाहता था कि सुधार हो। वो अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया, वो अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया जो क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री गीजो को बना दिया जो क्या था, कट्टर प्रतिक्रियावादी है, मतलब कोई सुधार होने देना नहीं चाहता है ना। जो कोई सुधार होने नहीं देना चाहता है उसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया। इससे क्या हो गया कि इससे दोनों जनता खुश हो गया, जो उदारवादी है वो भी खुश हो गया, जो प्रतिक्रियावादी है वो भी खुश हो गया। तो इसी को कहा गया स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति, मतलब ये दोनों को साथ लेकर के चल रहा था, ठीक है ना। समझ गए। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया था। लुई फिलिप जो है एक फ्रांस का एक उदारवादी शासक था और वह अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया जो कि एक क्या है, कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है। ऐसा वो इसीलिए क्या किया ताकि दोनों सोच का आदमी उसके साथ रहे, जो उदारवादी है वह भी और जो प्रतिक्रियावादी है वह भी, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में कुछ फालतू नहीं लिखना है, पढ़ाई से रिलेटेड ही बात को लिखिए, है ना। चलिए राम बाबू कुमार, बहुत अच्छा, है ना। आगे और अच्छा से पढ़िए। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे।
1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? हम लोग देखे थे कि फ्रांस में 3 क्रांति होता है, एक 1789 में, दूसरा 1830 में और तीसरा 1848 में। नहीं, एक 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुआ था, उसके बाद 1830 में भी एक क्रांति हुआ, फिर तीसरा क्रांति 1848 में भी तीसरा क्रांति हुआ, है ना। तो 3 क्रांति फ्रांस में हुआ है, 1789 में, 1830 में, 1848 में। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? तीसरा क्रांति जो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांस में 1848 में जो क्रांति हुआ उसका क्या कारण था, ये आपको बताना है ना। फ्रांस में 1848 में जो क्रांति था उसका क्या कारण था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1848 के क्रांति के समय 1848 के क्रांति के समय राजा कौन था? लुई फिलिप ही था। लुई फिलिप जो है क्या था? राजा था। और इसका प्रधानमंत्री कौन था? इसका प्रधानमंत्री गीजो। इसका प्रधानमंत्री कौन था? गीजो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लुई फिलिप इस जो है राजा था और इसका प्रधानमंत्री कौन था? गीजो था, 1848 के क्रांति के समय। अब ये जो इस समय जो गीजो जो था, गीजो जो इसका प्रधानमंत्री था, वह किसी प्रकार का कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था। वह प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था। इसके समय में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बहुत अधिक बढ़ गया। इसीलिए जो है क्या कर दिया, जनता जो है ना, फ्रांस की जनता 1848 में क्या कर दिया? तो क्रांति कर दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है अभी आपका है बुक में, आपका लघु में दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में अब दीर्घ में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है इतिहास में, खास करके जो आपका बुक में तो लघु में दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको दीर्घ के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, है ना। तो कह रहा कि लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप 1848 के क्रांति के समय जो राजा थे वो कौन थे? लुई फिलिप। लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री बनाया किसको? गीजो को। और गीजो कैसा व्यक्ति है? तो गीजो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है। प्रतिक्रियावादी मतलब वह कोई सुधार होने देना नहीं चाहता है ना। वह किसी भी तरह के वैधानिक मतलब कानून में, सामाजिक मतलब समाज में, और आर्थिक मतलब देश के अर्थव्यवस्था में सुधार के विरुद्ध था। जो गीजो था वह वैधानिक सुधार हो या सामाजिक सुधार हो या आर्थिक सुधार हो, हर सुधार का विरोध करता था, है ना। विरुद्ध था मतलब वह कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था, ठीक है। इसके साथ साथ लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। लुई फिलिप क्या किया? जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे, बिजनेसमैन वर्ग के लोग थे, जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनको साथ रखा, है ना। उसके पास किसी तरीका का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। उनके पास कोई प्लान नहीं था कि कैसे जो है फ्रांस का विकास किया जाएगा। न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरीका की सफलता हासिल हुई। उनका विदेश नीति भी क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब विदेश नीति मतलब दूसरे देश के साथ हम कैसा नीति अपनाएंगे, आस पड़ोस का जो देश है उसके साथ कैसा नीति अपनाएंगे, ये भी उनके पास कोई आइडिया नहीं था। उसके शासनकाल में क्या हो गया? भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगा। उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ने लगा, जिसके वजह से गीजो का आलोचना होने लगा। और इसी के कारण 1848 में क्या होता है? फ्रांस की क्रांति हुआ, है ना। इसी के वजह से 1848 में फ्रांस में क्या हो जाता है? क्रांति हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसमें कुछ खास याद नहीं करना, आपको याद रखना है कि लुई फिलिप 1848 का फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा लुई फिलिप थे। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। गीजो एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था जो कोई भी किसी भी प्रकार का सुधार के विरुद्ध था, कोई सुधार होने देना नहीं चाहता था, पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रखता था, है ना। वो लुई फिलिप के राज में क्या हो गया? विदेश नीति असफल हो गया। महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गया। इसके वजह से हर तरफ उसका आलोचना भी होने लगा। और इसी के वजह से 1848 में जो है क्या किया गया? फ्रांस के जनता के द्वारा क्रांति भी किया गया, ठीक है। बताइए, समझ में आ गया? यह क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय के रूप में पूछ लिया जाता है ना।
अभी जो क्वेश्चन के अलावा कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, है ना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो पूछिए, उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। और कुछ पूछना है तो लास्ट में रुकिए, लास्ट में पूछिएगा, ठीक है। और आपस में बात मत करिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, है ना। हम लोग देखें इटली और जर्मनी, इसका एकीकरण करना था, इटली का एकीकरण करना था, जर्मनी का एकीकरण करना था। तो इसमें पूछ रहा है ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था, ऑस्ट्रिया क्या चाहता था, इसका एकीकरण होने देना चाहता था या नहीं होने देना चाहता था, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया ही था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, ऑस्ट्रिया ही था, है ना। ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है। तो यही बात है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था, सबसे बड़ा बाधा था, ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा बाधा था। इटली के वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इटली का जो कुछ हिस्सा है, एक तो वेनेशिया और दूसरा लोम्बार्डी, इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी इटली के एकीकरण का प्रयास किया, मेजनी जो है कोशिश किया कि इटली का एकीकरण हो जाए, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। लेकिन मेटरनिक क्या किया कि मेजनी के आंदोलन को दबा दिया था, मेजनी के आंदोलन को दबा दिया, है ना। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिक ने दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश के द्वारा दबा दिया। जर्मनी के लोगों में भी जब राष्ट्रवाद का भावना जो है, राष्ट्रवाद का भावना पनप रहा था, तो मेटरनिक क्या करता है, वहां पर एक कानून लाता है, कार्लसबाद के आदेश, कार्लसबाद के आदेश। और इस कानून के द्वारा जर्मनी में भी मेटरनिक क्या करता है कि राष्ट्रवाद के भावना को दबा देता है, राष्ट्रवाद के भावना को दबा देता है। तो इस तरीका से इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या था, सबसे बड़ा बाधा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था। इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया नहीं होने देना चाहता था, समझ गए। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था। इटली के दो कह सकते हैं कि हिस्सा वेनेशिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का ही अधिकार था। मेजनी जब इटली का एकीकरण करना चाहा तो वहां के आंदोलन को मेटरनिक के द्वारा क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, है ना। जर्मनी में भी जब जब राष्ट्रवाद का भावना पनप रहा था, तो वहां पर कार्लसबाद के आदेश कानून के द्वारा, कार्लसबाद के आदेश कानून से जो है वहां पर भी राष्ट्रवाद के भावना को जगा दिया गया, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट आपका है 2026 में, इस साल आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, है ना। बोल रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, पूरा यूरोप महादेश में जो राष्ट्रवाद आया है, इसको फैलाने में, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है, नेपोलियन का क्या योगदान है, नेपोलियन, है ना, नेपोलियन किस तरह सहायक हुआ, नेपोलियन किस तरीका से सहायक हुआ, है ना। तो यही क्वेश्चन आया है। इसमें एक शब्द जो है यहाँ पर ये चेंज कर दिया गया है, ये सहायक के जगह वहां पर लगा दिया गया है शायद, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस किस तरह से क्या किया, किस तरह से जो है मदद किया, इस तरीका से कुछ यहाँ पर लगा दिया गया सहायक के जगह। मतलब क्वेश्चन सेम था, एक वर्ड बस चेंज आया है ना। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आप क्लास में हम करवाए थे, और ये क्वेश्चन भी जो है क्लास से ही आया है ना। क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन है, बस एक वर्ड जो है चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में बस एक वर्ड चेंज था। जैसे मेटरनिक युग क्या है, सेम क्वेश्चन आया, खाली उसमें क्या लिख दिया गया, मेटरनिक युग से क्या तात्पर्य है ना। ये क्वेश्चन भी सेम है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। वहां पूछा है कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है, शायद यहाँ पर योगदान लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जो 26 में जो क्वेश्चन आया उसमें। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा एक शब्द जो है चेंज कर दिया जाता है। क्यों, ताकि बच्चा का कॉन्सेप्ट चेक हो कि बच्चा सिर्फ रट्टा मार करके आया है कि उसको कुछ समझ भी आ रहा है, वो सब कुछ अच्छे से समझ करके तब लिख रहा है, या फिर रट्टा मार करके लिख रहा है। तो कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए जो है क्या किया जाता है, एगो दूगो शब्द को, है ना, हेर फेर कर दिया जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यही ये क्वेश्चन आपका 2026 में आया है। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में
है ना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। हम लोग नेपोलियन के बारे में जानते हैं कि नेपोलियन पहले तो फ्रांस का शासक बना था। क्या किया था, ये फ्रांस का शासक बना था, फ्रांस का ये राजा बनता है, वहाँ पर अपना कानून लाता है, नेपोलियन संहिता, है ना। इसके बाद इटली और जर्मनी में भी क्या किया था, आक्रमण किया था। ये इटली और जर्मनी में भी ये आक्रमण किया था और वहाँ पर भी कुछ काम किया था, जिसके वजह से जो है इटली और जर्मनी का भी बाद में एकीकरण हो पाया, है ना। तो यही बात आपको लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के भावना को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण का बहुत बड़ा योगदान है। इटली विजय के बाद, है ना, एक तो आप लिख सकते हैं नेपोलियन जो है फ्रांस में 1804 ईस्वी में जो शासक बना है उसके बारे में लिखिएगा कि नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का क्या बनता है, शासक बनता है। 1804 में नेपोलियन संहिता को क्या करता है, लागू करता है। इसके बाद हम लोग देखें तो इटली और जर्मनी के बारे में लिखेंगे कि इटली विजय के बाद, इटली को जीतने के बाद जो है, इटली को विजय के बाद नेपोलियन के द्वारा इटली में 3 गणराज्य में क्या कर दिया गया था, गठन किया गया था। जब नेपोलियन क्या करता है, इटली को जीतता है तो उसको 3 गणराज्य में जो है क्या कर देता है, गठन कर देता है, जिससे बाद में जाकर के इटली का एकीकरण हो भी पाया था। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। 1806 में नेपोलियन जो है क्या करता है, जर्मनी में जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्य को भौगोलिक नाम के परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। कह सकते हैं कि एक तरीका से इटली और जर्मनी के राज थे उसको भौगोलिक नाम के परिधि से निकाल करके वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। पहले इटली और जर्मनी नाम का कोई चीज नहीं था, लेकिन नेपोलियन जब वहां पर आक्रमण किया तो इटली को 3 गणराज्य बना दिया। बहुत सारा टुकड़ा में इटली टूटा हुआ था, उस वहां पर 3 गणराज्य का गठन किया। जर्मनी में भी जर्मन राइन राज्य संघ का क्या किया, निर्माण किया। तब इसके वजह से जो है जिसके कारण ही आगे जाकर के इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। मार्ग प्रशस्त हुआ मतलब रास्ता खुला, ठीक है, इसका रास्ता खुला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रांस में हम लोग देखें कि फ्रांस में जो है नेपोलियन वहाँ का तो राजा ही बन गया था 1804 में। वहाँ पर सुधार करने के लिए वो नेपोलियन संहिता कानून को लेकर के आया। उसके बाद इटली में आक्रमण किया। इटली में जो है जाकर के वो क्या किया, इटली को जीत करके उसको 3 गणराज्य में गठन कर दिया, है ना। इटली बहुत सारा टुकड़ा में बटा था, उसको 3 टुकड़ा में जाकर के बांट दिया। फिर जर्मनी में जाता है, जर्मनी में आक्रमण करता है तो वहाँ पर जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण करता है ना। तो इस तरीका से जो है नेपोलियन क्या किया कि इटली और जर्मनी को जो है एक नया पहचान दिया, जिसके वजह से ही आगे जाकर के इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाया। ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का ये इस तरीका का योगदान रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मेजिनी कौन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेजिनी कौन था। हम लोग जानते हैं मेजिनी का अगर हम लोग बात करें तो आपका ये इटली, है ना, इटली। मेजिनी का अगर हम लोग बात करें तो ये इटली के एकीकरण में इसका योगदान है। कहाँ, इटली के एकीकरण में इसका योगदान है ना। तो इसके बारे में लिखना है। मेजिनी कौन था, मेजिनी एक साहित्यकार था, मतलब इसको साहित्य में रुचि था, किताब उताब भी लिखता था, कविता कहानी लिखा करता था। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। इसका जो विचार था ये कैसा था, गणतांत्रिक विचार का ये समर्थक था। ये चाहता था कि गणतंत्र का स्थापना हो, है ना। और एक योग्य सेनापति भी था, इसके साथ साथ ये सेनापति भी था। तो मेजिनी का परिचय क्या हो गया कि मेजिनी साहित्यकार था, सेनापति था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, है ना। मेजिनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल से जुड़ा हुआ था। मेजिनी कार्बोनरी नाम के गुप्त दल से जुड़ा हुआ था। मेजिनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। मेजिनी के द्वारा 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नाम के संस्था का क्या किया गया, स्थापना किया गया, है ना। समझ गए।
लिखना भी है, बिल्कुल लिखना है ना। लिखिएगा नहीं तो फिर क्या करिएगा, लिखिएगा नहीं अभी तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा। तो लिखना है बिल्कुल एकदम अपने हाथों से, जो है जो आपको क्लास होगा इसके बाद आपको पीडीएफ मिलता है, पैनल पीडीएफ, तो आप सब लोग अपने कॉपी में लिखिए, है ना। लिखने से आपको प्रैक्टिस होगा अभी से लिखने का कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पता चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जाता है, हमको उत्तर ऐसे ऐसे लिखना है ना। तो लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी के कामों का चर्चा करें। गेरिबाल्डी है ना, गेरिबाल्डी ये भी कहाँ के, इटली के एकीकरण में इसका भी योगदान है गेरिबाल्डी। तो इटली के एकीकरण के लिए गेरिबाल्डी ने क्या क्या किया उसके बारे में आपको बताना है ना। हम लोग जानते हैं कि गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, ये नाव चलाने वाला एक आदमी था, नाव लेकर इधर उधर जाता था। गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया था। गेरिबाल्डी दक्षिणी इटली का जो इलाका है सिसिली और नेपल्स, है ना, दक्षिणी इटली का भाग था सिसिली और नेपल्स जो है दक्षिणी इटली का भाग था, वहां पर आक्रमण किया और वहां गणतंत्र का स्थापना कर दिया, वहां पर गणतंत्र का स्थापना किया। गेरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, बाद में गेरिबाल्डी जो है रोम पर आक्रमण करना चाह रहा था, रोम पर आक्रमण करना चाह रहा था। तो काउंट काबूर, जो काउंट काबूर थे, है ना, काउंट काबूर जो थे उन्होंने रोम की रक्षा करने के लिए अपना सेना भेज दिया। अब इधर से काउंट काबूर जो है रोम का रक्षा करने के लिए क्या कर दिया, अपना सेना भेज दिया। इधर से गेरिबाल्डी आ रहा था, इधर से काउंट काबूर अपना सेना भेज दिया। तो इस तरीका से क्या होता है, गेरिबाल्डी का भेंट काबूर से हो गया। अब यहाँ पर जो है रोम में गेरिबाल्डी का भेंट किससे होता है, काउंट काबूर से होता है। इसके बाद क्या करता है कि गेरिबाल्डी जो है दक्षिणी इटली का जीता हुआ क्षेत्र जो है विक्टर एमुनियल को दे दिया, यानी काउंट काबूर को दे दिया। और इस तरीका से ये अपना जो क्षेत्र था जीता हुआ क्षेत्र, ये जो है काउंट काबूर को दे दिया, काउंट काबूर को दे दिया, या इसके राजा विक्टर एमुनियल थे उनको दे दिया, है ना। और बाद में जाकर के इस तरह गेरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो ये जो क्षेत्र एक करके दिया था गेरिबाल्डी, है ना, काउंट काबूर को या विक्टर एमुनियल को, तो इसी के वजह से बाद में जाकर के क्या हो पाया, इटली का एकीकरण हो पाया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि गेरिबाल्डी के बारे में कि गेरिबाल्डी पेशा से एक नाविक था और यह दक्षिणी इटली के दो क्षेत्र, एक सिसिली और एक नेपल्स, ये दोनों को जीत करके और काउंट काबूर को दिया। इसी के वजह से जो है आगे जाकर के क्या हो पाया, इटली का एकीकरण हो पाया। ठीक है, चले आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी, है ना। जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी, आपको क्लास में हम पढ़ाए थे कि इटली के एकीकरण का क्या क्या बाधा था, जर्मनी के एकीकरण का क्या क्या बाधा था, है ना। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का क्या क्या बाधा था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूरी तरीका से हम लोग पढ़े थे कि बिस्मार्क जो है जर्मनी का एकीकरण करवाता है 1871 में। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में समस्या क्या क्या था, ये बताइए, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या समस्या था। तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। जर्मनी जो था क्या था, 300 छोटा 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 बड़ा बड़ा राज्य में, छोटा बड़ा राज्य मिलाकर के 300 राज्य यहाँ पर था। अब इस सब को एक करना था, तो ये बहुत बड़ा समस्या था। उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। अब क्या था कि आधा जर्मनी में जो है ना, कैथोलिक को मानने वाले लोग थे, और आधा जर्मनी में जो है, आधा जर्मनी उत्तरी जर्मनी जो है ऊपर का, वहां पर प्रोटेस्ट को मानने वाले लोग थे, और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक को मानने वाले लोग थे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी में जो है दो धर्म के लोग थे, दो धर्म के अलग अलग शाखा के लोग रहते थे। कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट को मानने वाले, और ज़्यादातर लोग उत्तरी जर्मनी में रह रहे थे। इधर उत्तरी जर्मनी हो गया और नीचे आपका दक्षिणी जर्मनी हो गया। यहाँ पर जो है कैथोलिक को मानने वाले लोग थे, यहाँ पर कैथोलिक को मानने वाले लोग थे। उसके बाद कह रहा कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब जर्मनी में 300 छोटा छोटा राज्य था, तो इन लोगों में राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था, इन लोगों में, है ना। जर्मनी राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम का भावना नहीं था। इसमें सब छोटा छोटा देश था, सब अपना अपना बारे में सोचता था, है ना। छोटा छोटा जो राज्य था वो अपने अपने बारे में सोचता था, पूरा जर्मनी के बारे में कोई नहीं सोचता था। इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं था, जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं था, है ना। जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं था, तो जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। दूसरा,
उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जालबेरिन का गठन क्यों हुआ। जालबेरिन एक संस्था था जो कि व्यापारियों का एक संस्था था, जर्मनी के व्यापारियों का एक संस्था था, है ना। और ये परसा के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। परसा के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। तो इसके बारे में आपको बताना है ना। कह रहा है जालबेरिन का गठन क्यों हुआ था। तो कह रहा है कि 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए परसा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया। अब जो है जर्मनी में बहुत सारा छोटा छोटा राज था, इसी में से एक था परसा। एक क्या था, परसा था, जो सबसे शक्तिशाली था। तो जर्मनी के जो पूरे जर्मनी के जो व्यापारी लोग हैं वो पूरा जो है जर्मनी में व्यापार में समानता लाने के लिए जो परसा था, परसा इसके नेतृत्व में इसको अपना नेता मान करके और क्या किया, एक जालबेरिन नामक संस्था का गठन किया। जालबेरिन ने क्षेत्रीय आदत को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। ये जालबेरिन जो संस्था था ये क्या किया, बोला कि हर राज्य में अलग अलग सब कुछ नहीं रहेगा, पूरा जर्मनी में सब कुछ एक जैसा रहेगा, है ना। जैसे कोई भी चीज का कीमत है तो पूरा जर्मनी में एक जैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि परसा में अलग रहेगा, दूसरा राज्य में अलग रहेगा, तीसरा राज्य में अलग रहेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो जालबेरिन यही किया था, ये एक व्यापारियों का संस्था था, ठीक है, समझ गए। तो जालबेरिन का गठन क्यों हुआ, तो आपको लिखना है कि 1834 में जर्मनी के व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए परसा के नेतृत्व में जालबेरिन का गठन किया था। जालबेरिन क्या करता है, तो जालबेरिन जो है क्षेत्रीय आदत को कुचल करके जो अलग अलग 300 राज थे उन सब का सब कुछ अपना अपना था उसको खत्म करके और पूरा जर्मनी के लिए है ना जो है एक नियम कानून बनाया, यानी वहां पर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे, है ना। अब बोला है कि विलियम जो प्रथम था इसके बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। बोल रहा है कि अगर विलियम प्रथम नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क नहीं कर पाता, कैसे, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो कह रहा है कि विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे, ये आपको बताना है। मतलब जर्मनी का एकीकरण तो बिस्मार्क किया, लेकिन अगर विलियम प्रथम न होता तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क नहीं कर पाता, कैसे, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि विलियम जो था वह जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है ना। बिना ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराए बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। ये किसको पता था, विलियम प्रथम को पता था। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना क्या बनाया, चांसलर बनाया, बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। विलियम अगर बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता, विलियम बिस्मार्क को अगर अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण क्या होता, नहीं हो पाता, है ना, ठीक है। तो विलियम जो था ये क्या था, यहाँ का शासक था, यहाँ का राजा था। तो विलियम क्या करता है, विलियम को पता था कि जर्मनी का अगर एकीकरण करना है तो हमको युद्ध लड़ना होगा, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से युद्ध लड़ना होगा। तो यही युद्ध को लड़ने के लिए बिस्मार्क को जो है अपना चांसलर बना दिया था विलियम, और इसी के वजह से क्या हो पाया, जर्मनी का एकीकरण हो पाया, क्योंकि बिस्मार्क बाद में रक्त और लोह की नीति को अपना करके और इन सभी देशों से युद्ध लड़ता है, डेनमार्क से, है ना, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से युद्ध लड़ता है, और इसके वजह से ही आगे जा करके क्या हो पाता है, जर्मनी का एकीकरण हो पाता है ना। अगर विलियम जो है बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए, पुराने स्टूडेंट सब भी दिख रहे हैं, है ना। तो आप सब लोग अब एसएसटी में नंबर ले आए बहुत, तो अब आगे पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। सब लोग का बहुत अच्छा नंबर आया है, नहीं तभी तो आप यूट्यूब में आप आ करके लिख रहे हैं। पुराने पिछले साल के बच्चे लोग डेली 1-2 बच्चे आ जाते हैं लिखने के लिए। 92 नंबर आया, 89 नंबर आया। चलिए, सब लोग को बहुत बहुत जो है बधाई हो। आप सब लोग अच्छे से और आगे अच्छे से पढ़िए, अच्छा करिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क के द्वारा कौन सा नीति अपनाया गया। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क जो है कौन सा नीति अपनाया था, तो आप लोग को पता है कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। रक्त और लोह की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था बिना सेना का जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसने डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस के साथ क्या किया, युद्ध किया। डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस के साथ क्या किया था, युद्ध किया, है ना। बिस्मार्क जो है अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा भी लागू कर दिया था, अनिवार्य सैन्य सेवा भी लागू कर दिया था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क जो है रक्त और लोह की नीति को अपनाया, और उसको पता था कि बिना युद्ध का जो है, बिना सेना का जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है ना, उन्होंने रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू कर दिया। उसके बाद जो है 1864 में डेनमार्क से, 1866 में ऑस्ट्रिया से और 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध करता है, और इस तरीका से बाद में फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जो है क्या होता है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीका से हम लोग कितने क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग देखे। फर्स्ट चैप्टर में आपका टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग देखे, है ना। टोटल 15 क्वेश्चन को हम लोग देखे लघु उत्तरीय में। इसमें से आप 2 क्वेश्चन देखे कि इसी साल पूछा गया है, जो कि आपके नोट्स से ही था। पिछले साल में मतलब क्वेश्चन जो आपके नोट्स में मिला था वही क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, पिछले साल के बच्चों का, है ना। आप पिछले साल का भी देखेंगे क्वेश्चन आंसर में, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन हम करवाए भी थे, नोट्स में था, और वही क्वेश्चन जो है आपके लोगों के एग्जाम में भी आया था, जो बड़े भाई बहन आप लोग के थे उन लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे मतलब नोट्स से जो है आपका एक भी, बहुत कम क्वेश्चन ही आपका बाहर जा पाएगा, जो क्लास नोट्स होता है उससे, और क्वेश्चन आंसर से ही अधिकांश क्वेश्चन आपका आ जाता है। जैसे कि हम बात करें लघुत्तरीय का, तो आप देखें लघुत्तरीय में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा है, और दोनों क्वेश्चन जो है पहले से क्वेश्चन आंसर में अवेलेबल है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से ही क्वेश्चन आ गया। कुछ क्वेश्चन होगा जो नोट्स के अंदर से आएगा, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, उससे आएगा, और उससे बाहर नहीं जाने वाला है। मतलब 90% से भी अधिक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्लास नोट्स से मिल जाता है। 90% से भी अधिक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्लास नोट्स से ही मिल जाता है। बनाना कितना है, बनाना है 50% ही, बनाना कितना है, बनाना है 50% ही बनाना है ना। और 90% से अधिक क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में ही मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, है ना, समझ गए। अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है, वो पढ़वे नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से क्वेश्चन लेके कहाँ से आएगा। ठीक है, समझ गए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अभी से फोकस करिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन सब्जेक्टिव कौन लिख पाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही। याद करके आप आंसर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, आप लोग अभी तुरंत देखिए कि क्वेश्चन में 1-2 शब्द, है ना, उल्टा कर दिया जाता है, कभी क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया जाता है। तो अगर आप क्लास में अच्छे से एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तब जाके आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे, आप क्या कर देंगे, अच्छे से जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आप अभी से ही अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा करेगा तो आप क्या हो जाएंगे, टेढ़ा हो जाएंगे, मतलब आपको दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में, है ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए और मेहनत करिए, धीरे धीरे ही, थोड़ा ही, लेकिन डेली जो है आपको मेहनत करना है। कैसे करना है मेहनत, तो आपको बता रहे हैं कि लाइव क्लास तो करना ही है। लाइव क्लास के बाद क्या करना है, लाइव क्लास के बाद जो है कोशिश करिए कि अपना खुद का नोट्स बनाए, है ना, खुद के हाथ से लिख करके नोट्स बनाए, है ना। नोट्स को प्रिंट कराने पर डिपेंड नहीं रहना है कि हमको नोट्स को प्रिंट कराना है, बाबू का पैसा जो है बर्बाद करना है, ये नहीं करना है। आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट का काम है पढ़ना और लिखना, तो आपको अभी से ही नोट्स को खुद से लिखना है ना। खुद से अपने हाथों से क्या करना है, नोट्स लिखना है। जो भी आपको क्लास में पढ़ाई हुआ पैनल PDF के रूप में आपको मिल जाएगा थोड़ा देर में ऐप में, और इसको देख करके खुद से आप जो है नोट्स लिखिए। इसमें लगता है कि क्वेश्चन आंसर में कहीं सुधार करने का ज़रूरत है, और अच्छा आंसर हो सकता है ना, तो उसके आधार पर आप नोट्स मतलब और अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है इसको बुक भी पढ़िए, बुक तो पढ़ना ही है ना, क्लास करना है, नोट्स जो है नोट्स को खुद से बनाना है, बुक को क्या करना है, पढ़ना है, और रिवीजन
रिवीजन मतलब जो भी आपका पढ़ाई हो गया, जब भी आपको टाइम मिले तो उसको अधिक से अधिक क्या करना है, रिवीजन करना है। अधिक से अधिक क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, समझ गए। तो ये सब आप काम करेंगे अच्छे तरीक़ा से तो आप बहुत ही अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। जिस तरीक़ा से आप लोग देखते होंगे आपके आसपास बच्चे लोग लेकर के आए हैं, या फिर आप क्लास में देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, अधिकांश बच्चे आपको क्या बोल रहे हैं कि 92 नंबर आया मेरा, 80 नंबर आया मेरा, है ना, 97 नंबर आ गया मेरा, है ना। कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं आप सब लोग पिछले साल के बच्चे। तो इस तरीक़ा से आराम से आपका भी उस तरीक़ा का नंबर आएगा, है ना। और इस बार आपको पता ही है कि 100 में 100 नंबर भी एक बच्ची का आया है सोशल साइंस में, नाहिद सुल्ताना, जिनका इंटरव्यू आप सब लोग देखे ही हैं, देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं। और एक इंटरव्यू आज और आने वाला है, रैंक 4 का इंटरव्यू अभी आने वाला है शाम के 6 बजे। रैंक 4 जो पूर्णिया के हैं अंशराज, रैंक 4 जो पूर्णिया के हैं अंशराज, इनका इंटरव्यू अभी आने वाला है शाम के 6 बजे। तो सब लोग इस इंटरव्यू को जरूर देखिए, है ना। और इससे पहले रैंक 2 का इंटरव्यू आ चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं उसको भी देखिए और इन लोगों से भी सीखिए कि ये लोग क्या कहते हैं, है ना। और जो भी बात ये लोग बोलते हैं उसको नोट करिए एक जगह, है ना। सिर्फ इंटरव्यू को देखना नहीं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात लगा कि जो हम सीख सकते हैं उसको क्या करना है, नोट कर लेना है, लिख लेना है ना। लिख लेना है अपना स्टडी टेबल पर, उसको लिख करके रखिए कि ये सब काम हमको करना है। ठीक है, इनके स्ट्रेटजी को सुनिए, जो हम लोग बताते हैं उस चीज़ को करिए, और तब जा करके आप अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलिए, तो डेली का डेली क्या करना है, क्लास में डेली पढ़ाई होगा, डेली नोट्स बनाना है, डेली पढ़ाई होगा, डेली नोट्स बनाना है ना। आप सब लोग बना रहे हैं रोज का रोज, और रोज रिवीजन भी करना है। चलिए, तो आप सब लोग शाम के 6 बजे तैयार रहिएगा, है ना, रैंक 4 का इंटरव्यू सुनने के लिए, है ना। आज शाम के 6 बजे रैंक 4 अंशराज का इंटरव्यू आने वाला है। आप सब लोग सुनिए, और फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि हाँ कैसे तैयारी करना चाहिए, कोई भी बात लगे अच्छा कि हाँ ये चीज़ को कैसे करना है, ये चीज़ को कैसे करना है, तो उसको आप लोग लिख करके रख लीजिए और फॉलो करिए उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि खाली कान से सुने इंटरव्यू इधर से निकाल दिए, बात खत्म, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर हम लोग जो है नए चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में। आप सब लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, है ना। और आप सब लोग जो है रैंक 2 के इंटरव्यू से क्या सीखे, और ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक।